नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास की तमाम खबरों की। चूरू लोकसभा की विस्तार से समीक्षा। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा रतनगढ़ सुजानगढ़ की हमने विस्तार से समीक्षा की। उन विधानसभाओं में जो राजनीतिक इतिहास है उसके ऊपर भी फोकस डाला और किस प्रकार से काम करते हैं यहाँ चुनावी समीकरण, चुनावी फैक्टर और नेता किस किस विधानसभा से कैसे कामयाब हो रहे हैं और कौन नेता उन विधानसभाओं में संघर्ष कर रहा है। तमाम चीजें आपको दोस्तों हम इस बुलेटिन में बता रहे हैं। और आज भी हम एक विधानसभा की, जो चूरू लोकसभा की एक विधानसभा है, 8 विधानसभाओं में, उसकी आज विस्तार से समीक्षा करने वाले हैं। जातिगत वोटों का आंकड़ा भी हम बताने वाले हैं और जातिगत वोटों का आंकड़ा हम इसलिए साथ साथ में बता रहे हैं क्योंकि जातिवाद का फैक्टर इस चूरू लोकसभा में जमकर बुनाया जा रहा है। तो इसको भी बताना जरूरी है कि आखिर आंकड़े क्या है वो और किन आंकड़ों के आधार पर किन विधानसभाओं में नेता कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज हम विस्तार से बात तो करने ही वाले हैं, पूरे चूरू जिले की खबर है, हाल खबर आपको चुनावों की बताएंगे, लेकिन आज बात करेंगे सरदार शहर विधानसभा की। और सरदार शहर विधानसभा सदैव नौर भादरा आदि क्षेत्रों के लिए एक दोस्तों अलग टाइप की राजनीति वाला क्षेत्र रहा है। तो हम चूरू लोकसभा के तमाम बड़े नेताओं के भी हम आपको विवरण बताएंगे उसका। सबसे पहले सरदार शहर विधानसभा का वोटर क्या कहता है, मतदाता कितने मतदाता है। 3,06,000 मतदाता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। पूरे लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा में सबसे ज्यादा यहां सरदार शहर में मतदाता है। 3 लाख का आंकड़ा किसी भी लोकसभा विधानसभा ने नहीं छुआ है चूरू की, और सरदार शहर जो है वो 3 लाख का आंकड़ा छू चुका है। अब मैं सबसे पहले जल्दी से आपको रिकॉर्ड बता देता हूं। विक्रम संवत 1888 अर्थात सन आप 1832 में बीकानेर के महाराजा रतन सिंह द्वारा महाराज कंवर सरदार सिंह के उत्तराधिकारी के नाम पर एक गांव था अलवाना सरदार शहर का, उस गांव का नाम बदलकर सरदारगढ़ रखा गया था और यहीं से नींव प्रारंभ हुई थी सरदार शहर की। तो यहां सरदारगढ़ नाम कर दिया गया था। और फिर उसके बाद में विक्रम संवत 1895 में, हालांकि कुछ ही वर्षों बाद में, 5-7 वर्षों बाद में ही, और ईस्वी अगर बताए तो 1838 अर्थात 6 ही वर्ष बाद में किले की नींव रखते हुए विधिवत रूप से इसका नाम बदलकर सरदार शहर रख दिया गया, जो कि कंवर सरदार सिंह के नाम पर रखा गया है। तो इस प्रकार इस बड़े ऐतिहासिक शहर की शुरुआत हुई। एक गांव था अलवाना, उसका नाम रखकर इसको आगे बढ़ाया गया। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा ताकतवर जो नेता है वो भंवरलाल शर्मा, बहुत कद्दावर नेता रहे हैं और कांग्रेस की जबरदस्त, कांग्रेस को सफलता यहां भंवरलाल शर्मा ने दिलाई है। उसके बाद में, उनके निधन के बाद में, एक बार उपचुनाव और एक बार अब पीछे जब चुनाव हुआ विधानसभा का, तो 2 बार उनके पुत्र अनिल शर्मा भी कांग्रेस की टिकट को जीत दिला चुके हैं। तो अक्टूबर में जो है 3 अक्टूबर माफ कीजिएगा, अक्टूबर महीने में 2022 में भंवरलाल शर्मा का निधन हुआ था और दिसंबर में 2022 में यहां उपचुनाव हुआ था, जहां अनिल शर्मा जो है वो विधायक बने थे। इसके अलावा मैं जल्दी से आपको बता दूं, उसके बाद में आते हैं हम जातिगत वोटरों में। जातिगत वोटरों का फैक्टर क्या है सरदार शहर में। तो सबसे पहले 2023 को लेते हैं विधानसभा चुनाव। अनिल शर्मा जब जीते तो 97,878 वोट उन्होंने लिए, कांग्रेस की टिकट से जीत दर्ज की, 42.27% मत उनको मिले। और उन्होंने राजकरण चौधरी को हराया, 75,886 वोट थे, जबकि राजकुमार रिणवा नंबर 3 पर रहे या 51,939 वोट बीजेपी की टिकट उनके पास थी। राजकरण चौधरी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, तो यहाँ नंबर 3 पर रहे थे राजकुमार रिणवा, जिनको बीजेपी की टिकट दी गई थी। अमूमन वो रतनगढ़ से राजनीति करते आए हैं, लेकिन यहाँ नंबर 3 पर रहे। 2022 की बात करें उपचुनाव की,
जल्दी से रिकॉर्ड बता देता हूं, उसके बाद में आएंगे मूल समीक्षा पर। तो यहां भी अनिल शर्मा ने 91,357 वोट लिए कांग्रेस की टिकट पर और जीत दर्ज की। ये वोट प्रतिशत 43.54% था। उसके बाद में 23 में ये कुछ घटा है। तो यहां बीजेपी की टिकट जो है अशोक पिंचा को दी गई थी। उनको 64,219 वोट मिले थे अशोक पिंचा को और उनका वोट प्रतिशत था 30.74। इसके अलावा 3 नंबर पर आरएलपी टिकट दी थी हनुमान बेनीवाल ने। किस प्रकार से यहाँ पूरा लाव लश्कर डाल दिया था। तो उनको लालचंद मूड को जो आरएलपी टिकट दी गई थी 46,628 वोट मिले थे। नंबर 3 पर वो रहे थे 22.28% उनको मत प्रतिशत मिला था। तो इसके अलावा अगर बात करें 2022 में वोट थे 2,89,843 और जिनमें 2,89,8,956 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। अब 2018 की बात करें, भंवरलाल जी शर्मा यहां से विधायक बने थे। 95,282 वोट लिए थे उन्होंने। तो कांग्रेस की टिकट से 46% ये वोट थे। अशोक पिंचा को बीजेपी की टिकट मिली थी, उनको हराया था और अशोक पिंचा को यहां वोट मिले थे 78,466 और 16,816 वोटों की ये जीत बड़ी जीत थी। तो इसके अलावा बात करें 2013 की, तो 2013 में भी भंवरलाल शर्मा ही यहाँ कांग्रेस की टिकट से जीते थे। उस समय उनको मिले 86,732 वोट कांग्रेस की टिकट से, 49% वोट। यहाँ वोट प्रतिशत ज्यादा मिला था और 7,057 वोटों से जीत दर्ज की थी और सामने थे अशोक पिंचा भाजपा की टिकट से। तो उनको 79,675 वोट मिला, 44.26%। अंतर कोई बहुत ज्यादा नहीं था दोस्तों। इसके अलावा बात करें 2008 की, तो यहां अशोक पिंचा विधायक बने थे। 73,902 वोट मिले भाजपा की टिकट से और उनको भी सर्वाधिक 49% वोट मिला था और 9,774 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी और हराया था भंवरलाल शर्मा को। तो 64,128 वोट भंवरलाल शर्मा को कांग्रेस की टिकट से मिले थे। और अब बात करें 2003 के चुनाव की, तो भंवरलाल शर्मा ने 54,445 वोट लिए, कांग्रेस की टिकट मिली थी, विधायक बने और ये जीत थी 9,700 ये जीत थी 2,061 वोटों की मात्र। सबसे छोटी जीत थी सरदार शहर की। यहां भी सामने थे अशोक पिंचा और उनको वोट मिले थे 52,384 अर्थात मात्र 2,061 वोट ज्यादा थे भंवरलाल शर्मा के। तो यहां भी अशोक पिंचा को निराशा हाथ लगी थी। उससे पहले जाए 1998 में, तो यहां भी कांग्रेस की टिकट से भंवरलाल शर्मा 71,088 वोट लिए और यहां भी अशोक पिंचा को हराया और अशोक पिंचा को 33,538 वोट मिले थे और ये जीत का अंतर था 37,550। इससे पहले भी इसी प्रकार के रिकॉर्ड है। तो मैंने कुछ रिकॉर्ड आपको सरदार शहर के बताए हैं ताकि आप अंदाजा लगा सके और दर्शकों आप जो है चूरू लोकसभा की विधानसभा वार एक एक सिलसिलेवार थोड़ी जानकारी आप जान सके, प्राप्त कर सके। इसके अलावा अब जल्दी से मैं आपको बताऊं यहाँ राजनीतिक फैक्टर क्या है, क्यों भंवरलाल शर्मा जो है इतनी बार यहां से जीते और कांग्रेस का दबदबा सरदार शहर में सदैव रहा है। वो किस लिए रहा है, किन मतदाताओं के चलते वो रहा है दोस्तों? जाट मतदाता, मुस्लिम मतदाता और मेघवाल मतदाता जो है वो कांग्रेस की ताकत रहे हैं यहाँ पर। और ब्राह्मण मतदाता, क्योंकि ब्राह्मण समाज से आते थे भंवरलाल शर्मा, तो वो उनकी ताकत थे ही थे। तो ये 4 बड़े वर्ग जो है भंवरलाल शर्मा का प्रमुख मजबूत फैक्टर था सरदार शहर में और यही रीजन रहा कि भंवरलाल शर्मा जो है वो 7 बार विधायक बने हैं, 7 बार रिकॉर्ड। अब चूरू जिले में 8 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा विधायक किस विधानसभा से किसको बनने का अवसर प्राप्त है, ये रिकॉर्ड किसके नाम है ये भी बता देता हूं मैं लगातार। सबसे ज्यादा विधायक बनने का रिकॉर्ड चंदनमल बैद तारानगर के, चंदनमल बैद को है, जिनका पुत्र भी तारानगर से एक बार विधायक बना था। वो 8 बार कांग्रेस को जिता चुके हैं और ये भी रिकॉर्ड है उनका। 4 बार वो सरदार शहर से विधायक बने, 4 बार वो तारानगर से विधायक बने। तो सबसे बड़े नेता की अगर बात करें चूरू लोकसभा में तो वो चंदनमल बैद है
बहुत बड़े नेता चंदनमल बैद दोस्तों माने जाते हैं। 8 बार विधायक बनना। अगर बात करें राजेंद्र राठौड़ की तो 7 बार लगातार विधायक बने हैं। उनका एक अलग अनोखा रिकॉर्ड है, वो लगातार 7 बार जीते हैं। ये 7 बार लगातार हालांकि नहीं जीते, इनके बीच में एक बार गैप है, चंदनमल बैद भी हारे हैं। लेकिन 4 बार सरदार शहर, 4 बार तारानगर, ये बड़ा अनोखा रिकॉर्ड इनके नाम है। ऐसे और भी कई नेता हैं जो 1 से अधिक विधानसभाओं में चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं। तो हम बात करेंगे और सबसे बड़े मास्टर भंवरलाल सुजानगढ़ के, 5 बार जीते हैं वो, 5 बार, और 500 बार उन्होंने कांग्रेस टिकट पर जीत दिलाई है। मास्टर भंवरलाल ये भी चूरू जिले के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। इसके अलावा भंवरलाल शर्मा 7 बार बताया, राजेंद्र राठौड़ भी 7 बार, चंदनमल बैद 8 बार। इसके अलावा और कौन से नेता है जो अपने विधानसभा में और चूरू लोकसभा में थोड़ा स्थान वो रखते हैं? इसकी बात करें तो नौर से लेते हैं। नौर से अभिषेक मटोरिया 2 बार, लक्ष्मी नारायण बाम्बू 2 बार, बहादुर सिंह गोदारा 2 बार, अमित चचाण भी 2 बार, जो सुचित्रा आर्य है वो भी 2 बार। तो ये 5 नेता है 2-2 बार जीत चुके हैं, कोई भी 3 बार नहीं जीता नौर में। तो नौर का रिकॉर्ड भी अपने आप में एक अलग है, कांटे की टक्कर दर्शा रहा है। यहाँ कोई राजनीतिक परिवार गहरी पैठ लंबे समय तक नहीं रख पाया, यही दर्शाता है। अब बात करेंगे रतनगढ़ की, तो रतनगढ़ में हरिशंकर भांबड़ा 3 बार विधायक बने हैं। राजकुमार रिणवा रतनगढ़ से 3 बार विधायक बने हैं। तो इस प्रकार से रतनगढ़ में भी जो है वो अच्छा रिकॉर्ड मैंने आपको बताया। रतनगढ़ में भी जो है 3-3 बार। और बादरा की बात करें, ज्ञान सिंह चौधरी, स्वर्गीय लालचंद डुड्डी और संजीव बेनीवाल मौजूदा विधायक 3-3 बार विधायक बन चुके हैं, 3-3 बार। और हंसराज आर्य 2 बार विधायक बने थे। तो ये भी एक अलग रिकॉर्ड है। 20 वर्षों तक राजनीति की दूरी रहे थे ज्ञान सिंह चौधरी और लालचंद डुड्डी, लेकिन संजीव बेनीवाल ने उन सब को पछाड़ते हुए लंबे समय तक राजनीति करने वाला अब राजनीतिक परिवार वो बन चुका है, क्योंकि उनके पिता भी विधायक रह चुके हैं, उनके ताऊ भी विधायक रह चुके हैं और बहुत लंबा इनका कैरियर अब हो चला है। तो सबसे सफलतम परिवारों में संजीव बेनीवाल का परिवार भादरा से माना जा सकता है। इसके अलावा तारानगर की बात करें तो मैंने आपको चंदनमल बैद के बारे में बताया, 4 बार वो जीते। 1 बार उनका CS बैद, उनका पुत्र भी कांग्रेस की टिकट से जीता। हालांकि अब बात करें तारानगर में जयनारायण पूनिया की, तो वो भी 2 बार जीते और 1 बार तो राजगढ़ से जीते। जयनारायण पूनिया भी धुरंधर राजनीतिज्ञ है, चूरू लोकसभा के 3 बार विधायक बने हैं। 2 बार वो तारानगर से बने, 1 बार वो राजगढ़ से विधायक बने। नरेंद्र बुडानिया का भी जिक्र इसमें आना चाहिए, वो तारानगर से भी 2 बार विधायक बन चुके हैं और सरदार शहर से भी 1 बार विधायक बन चुके हैं और वो 2 बार सांसद भी रह चुके हैं चूरू लोकसभा में, जो कि वर्तमान में चुनाव चल रही है। तो बड़े धुरंधर लीडर है नरेंद्र बुडानिया, और वर्तमान में आप तारानगर के विधायक हैं। और राजेंद्र राठौड़ का 8वीं बार आपने ताजपोशी नहीं होने दी। उनके सफलतम कैरियर में आपने एक दाग लगा दिया, उनको लगातार 8 बार नहीं जीतने दिया, तो उनको 8वीं बार हराया। तो ये थे नरेंद्र बुडानिया। तो ये नेता है लगभग। और राजगढ़ की बात करें तो राजगढ़ में भी कोई एक परिवार का लगातार वो दबदबा नहीं रहा। हाँ, इंदर सिंह पूनिया ने लगातार 3 बार जीतते हुए हैट्रिक लगाई है चूरू लोकसभा में। तो इनके परिवार का भी अगर देखें तो अलग ही रिकॉर्ड है। और मनोज न्यांगली दूसरी बार जीते हैं। तो यहां भी कोई राम सिंह कसवा, दीपचंद 1 बार रहे, राम सिंह कसवा एक बार रहे, कमला कसवा 1 बार विधायक रही। तो परिवार में 3 बार विधायक रहे। उन्होंने 11 चुनाव लड़े, 8 हारे, 3 जीते। तो कुल मिला के रिकॉर्ड जो है वो गवाही देते हैं कि किसी भी एक परिवार का लंबे समय तक दबदबा नहीं रहा, सिवाय सरदार शहर के भंवरलाल परिवार के। और चंदनमल बैद की भी बात करें, सर्वाधिक 8 बार विधायक बने हैं चूरू लोकसभा में, लेकिन वो भी 4 बार बने हैं सरदार शहर से, 4 बार बने हैं तारानगर से। तो एक जगह वो अपना लंबा दबदबा नहीं रख पाए। तो ये आपने कुछ रिकॉर्ड दोस्तों देखे हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों जातिगत वोटर किस प्रकार का संकेत दे रहे हैं यहाँ सरदार शहर में। सरदार शहर में अगर बात करें, मैं आपको कांग्रेस की बात बताऊं तो 1951 से लेकर 1923 तक 11 बार जीती है कांग्रेस। सरदार शहर से
कांग्रेस का गढ़ रहा है, अवैध किला रहा है, अवैध किला, जिस किले को भेदना बड़ा ही मुश्किल है। हालांकि 2 बार भाजपा यहां जीती है, भाजपा ने 2 बार जीत दर्ज की है यहां, लेकिन उसके बाद में 1980 और 2008 में यहां भाजपा जीती है। मोहनलाल 1980 में चुनाव जीते थे भाजपा के टिकट पर, अशोक पिंचा 2008 में यहां भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते हैं। तो यहां 11 बार कांग्रेस की जीत, बहुत बड़ा रिकॉर्ड यहां है, और कोई भी अब तक निर्दलीय यहां चुनाव नहीं जीत पाया है, सभी पार्टियों की टिकटों से जीते हैं। तो कुल मिला के अब बात करेंगे हम जातिगत आंकड़ों की। क्या कहता है सरदार शहर का जातिगत आंकड़ा, किस जाति वर्ग के कितने वोट है? 3,06,000 वोट है, और वो किन जाति की है? जाट समाज की बात करें सबसे पहले, सबसे ज्यादा वोट है सरदार शहर में जाट समाज के, 74,500 वोट। और अमूमन जाट समाज के वोट यहां भाजपा से खफा रहते हैं, यह भी एक फैक्टर है। सरदार शहर में जाट समाज के वोट भाजपा से अमूमन खफा रहते हैं, लेकिन जब से 2014 से पीएम मोदी जी आए हैं, आप बीजेपी की टिकट 2019 की देखें, उससे पहले 14 की देखें, तो यहां भाजपा ने लीड बनाई थी। हालांकि मोदी जी के लिए दरवाजे खुले हैं, जाट समाज भी मोदी जी को वोट देता है, लेकिन विधानसभा में जो है अमूमन भाजपा से जाट समाज नाराजगी दर्ज करवाता है और दर्शाता रहा है यहाँ। लेकिन ये लोकसभा चुनाव है, तो यहाँ कुछ कुछ नाराजगी भाजपा से जरूर यहाँ चलती है। मैंने वोट बताए आपको जाट समाज के 74,500 वर्तमान के वोट। ये कोई विधिवत आधिकारिक आंकड़ा दोस्तों नहीं है, और ये अपने अपने स्तर पर विधानसभाओं में नेताओं द्वारा और जो 2011 की जनगणना हुई और उसके बाद में जो जिस प्रकार के आंकड़े निकले हैं, उन सभी चीजों के आधार पर आधारित ये एक प्रकार से विश्वसनीय आंकड़े आप मान सकते हैं। तो अब बात करेंगे SC/ST के कितने वोट है सरदार शहर में। 55,000 वोट है SC/ST के, और ये अधिकांशतया SC/ST का झुकाव जो है वो कांग्रेस की तरफ रहता है। ब्राह्मण समाज के कितने वोट है? 40,500 वोट यहां ब्राह्मण समाज के है। बहुत बड़ा तबका है सरदार शहर में ब्राह्मण समाज का, 40,500। भंवरलाल शर्मा के ही लगभग ये वोटर माने जाते हैं, मतदाता माने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाजपा को ये वोट नहीं देते हैं। मैंने आपको बताया चूरू लोकसभा में या किसी भी लोकसभा में जो लोकसभा चुनाव होते हैं उसका फैक्टर अलग होता है। पीएम मोदी के लिए दरवाजे खुले हैं, ये लगभग देखा गया, और हिंदी भाषी राज्यों में तो विशेष तौर से देखा गया है। मुस्लिम मतदाता सरदार शहर में कितने हैं? मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 23,000 है सरदार शहर में। और मुस्लिम मतदाताओं को, वैसे कांग्रेस का परंपरागत वोट जो है मुस्लिम मतदाताओं को माना जाता है, और सरदार शहर में भी कमोबश यही स्थिति दर्शाता है। और इसी कारणों के चलते भंवरलाल शर्मा यहां अपना दबदबा बनाते रहे और सामने किसी को टिकने नहीं दिया। दबदबे को लंबे समय तक चुनौती उनको मिली नहीं किसी से। एक बार कोई जीत गया, फिर 2-3 योजना भंवरलाल ही शर्मा रहे, फिर कोई आया और फिर लंबे समय तक भंवरलाल शर्मा परिवार ही रहे। तो इस प्रकार की चुनौतियां मिली थी। राजपूत समाज के वोट कितने हैं सरदार शहर में? राजपूत समाज के वोट है महज 20,000। तो वैसे तो राजपूत समाज के वोट अगर बात करें बादरा से तो काफी ज्यादा है। बादरा में तो मात्र ये आंकड़ा 8,000 8,500 का है, लेकिन यहाँ 20,000 राजपूत वोट है। अगर माड़ी सैनी समाज के वोटों की बात करें, सैनी समाज के बहुत से लोग सरदार शहर से सैनी समाज के बहुत पहले बादरा में भी आकर बसे हैं और बड़ा बड़ा व्यापार बिजनेस व्यवसाय आप कर रहे हैं, और बड़े प्रतिष्ठित नाम बादरा में भी है। तो और भी गांवों में माड़ी समाज के लोग उस साइड से बहुत पहले आए थे व्यापार करने के लिए। तो माड़ी समाज वो सरदार शहर मूल गांव माना जाता है एक प्रकार से। वो कितने हैं सरदार शहर में? 10,000 वोट है माली समाज के सरदार शहर में। कुमार समाज की बात करें तो कुमार समाज के कितने वोट है? बादरा में तो 30,000 से ज्यादा वोट है कुमार समाज के। तो यहाँ सरदार शहर में कितने? मैं बादरा से कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बादरा से हम ये बुलेटिन प्रसारित करते हैं चूरू लोकसभा के लिए और सारे पूरे राजस्थान और देश दुनिया के लिए। तो कुमार समाज के 8,000 वोट है।
स्वामी समाज के कितने वोट है? स्वामी समाज के वोट सरदार शहर में 8,500 है, अच्छी खासी तादाद है। और सोनी समाज के कितने वोट है? सोनी समाज सुनार जाति के, दोस्तों स्वर्णकार जाति के, यहां अच्छे खासे वोट है और वो भी 8,000 प्लस वोट है सोनी समाज के, अच्छी खासी संख्या हम मान सकते हैं। सुथार जाति के वोट कितने हैं, वर्ग के वोट कितने हैं? 7,000 वोट यहां सरदार शहर में सुथार समाज के हैं। अग्रवाल समाज के कितने वोट हैं? यहाँ जैन समाज भी बड़ी संख्या में है, तो जैन और अग्रवाल समाज को हम अलग अलग करके अगर बताए, तो अगर एक करके बताए तो 8,000 प्लस वोट है, अलग अलग करके बताए तो अग्रवाल समाज के 4,000 वोट है और जैन वर्ग के भी 4,000 वोट है। और अशोक पिंचा जो कि भाजपा के नेता माने जाते हैं और लंबे समय तक भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको ये इन्हीं जाति से आते हैं, जैन समुदाय से आते हैं। अशोक पिंचा जैन वर्ग से आते हैं और मात्र 4,000। और अगर भंवरलाल शर्मा प्रतिनिधित्व करते हैं ब्राह्मण समाज का, तो वो 40,500 वाले बड़े वर्ग से प्रतिनिधित्व करते हैं। तो क्या ये कारण भी हो सकता है क्या? और कहीं ना कहीं भीतर खाने इन चीजों के फैक्टर्स भी शामिल होते हैं दोस्तों। बहुत से गांव में तो दोस्तों कहीं ना कहीं जैसे जाट समाज है तो पूनिया, बेनीवाल, कस्बा आदि आदि ये फैक्टर भी काम करते हैं। तो इसी के तहत यहां भी हल्के फुल्के ये फैक्टर भी काम करते हैं और यही रीजन भी रहा होगा। और मैं आपको बताऊं, भंवरलाल शर्मा के बाद 2 बार अनिल शर्मा बन ही चुके, अब तो वो परिपक्व राजनीतिज्ञ के रूप में सरदार शहर की राजनीति में छा चुके हैं। तो कुल मिला के मैंने जातिगत आंकड़ा आपको बताया वो ये है। और ब्राह्मण समाज, मेघवाल समाज, मुस्लिम समाज, जाट समाज, ये कांग्रेस के मजबूत वोट बैंक सरदार शहर में माने जाते हैं। और यही रीजन है कि सरदार शहर को हम अमूमन ये मानकर चलते हैं कि यहाँ कांग्रेस फायदे में रहने वाली है और भाजपा को यहाँ अच्छा खासा फायदा नहीं होगा। लेकिन इसके विपरीत 2019 का चुनाव और 2014 का चुनाव आप लेंगे तो अच्छी खासी लीड 40,000 से अधिक भाजपा उम्मीदवार को सरदार शहर से भी मिली है। तो ऐसे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैंने आपको जातिगत वोट बताए, यहाँ की राजनीतिक स्थिति से अवगत करवाया है और राजनीतिक किस प्रकार से फैक्टर यहाँ काम करते हैं उसके बारे में भी बताने का प्रयास किया है। रिकॉर्ड भी आपको बताए हैं, जिले के रिकॉर्ड भी मैंने आपको बताए कि चूरू जिले में कौन नेता कितनी बार जीत चुका है। हर बार आपको अलग से हम रिकॉर्ड बताने का प्रयास भी करते हैं, बड़े दिलचस्प रिकॉर्ड आपके लिए निकाल कर हम लेकर आते हैं। तो कुल मिला के हमारी ये 7 बजे की बुलेटिन आपको कैसी लगती है? और दोस्तों इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर आप जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो इसका लाभ दोस्तों कहीं ना कहीं हमें मिलता है। और जो हमारे दर्शक अभी तक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं कर रहे हैं, नहीं किया है, वो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी आप फॉलो करें। साफ संदेश भारत के नाम से ऐसी रोचक जानकारियां आपको सदैव लगातार पूरे विधानसभा लोकसभा क्षेत्र की हम देते रहेंगे। तो लोकसभा क्षेत्र का चुनाव प्रचार लगातार जारी है और दोनों ही तरफ से धुआंधार ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान जारी है। और आज 3 अप्रैल की बात करें तो सरदार शहर में देवेंद्र झाझड़िया लगातार लगे हैं। इसी विधानसभा में देवेंद्र झाझड़िया कल से ताबड़तोड़ जनसंपर्क रैलियां करीब करीब 20 गांवों से अधिक में जनसंपर्क अभियान देवेंद्र झाझड़िया का जारी है। और बीजेपी वालों के लिए, भाजपाइयों के लिए ये खुशी की बात है कि देवेंद्र झाझड़िया को अब धीरे धीरे स्वीकार कर लिया गया है और जो जाति वर्ग का फैक्टर जो यहाँ काम कर रहा था वो कहीं ना कहीं कुंद पड़ा है, कमजोर पड़ा है और सरदार शहर में भी उस फैक्टर का असर कम दिखाई दिया है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो सरदार शहर में लगातार लगे हैं 2 दिन से देवेंद्र झाझड़िया और कल 3 अप्रैल को भी सरदार शहर में ही रहेंगे देवेंद्र झाझड़िया। संगत दौरा रहेगा। और बादरा की बात करें तो संजीव बेनीवाल के नेतृत्व में धन्यवाद यात्रा और साथ में लोकसभा के लिए वोट
मांगने और प्रचार प्रसार के लिए जो है संजीव बेनीवाल बनाई, ढाका, गदरा, मोटसरा, मोमनबाद, सनान आदि गांवों में धन्यवाद सभा करने वाले हैं। अगर इसके विपरीत बात करें राहुल कसवा की कांग्रेस के लिए, तो चूरू विधानसभा में लगातार राहुल कसवा 2 दिन से लगे हैं। आज भी वो चूरू विधानसभा में ही थे और कल भी वो चूरू विधानसभा के 17 गांवों में संबोधित करने वाले हैं। जनसंपर्क अभियान, नुक्कड़ सभाएं, रैलियां करने वाले हैं। तो लगातार राहुल कसवा इस चुनाव में बने हुए हैं। और मैं फिर आपको एक बार बताऊं, सट्टा मार्केट में देवेंद्र झाझड़िया के भाव चढ़े हैं। और यहाँ जब टिकट मिली थी, एक बार फिर आपको याद दिला दूं, यहाँ राहुल कसवा को कांग्रेस की टिकट मिली थी, पहले बीजेपी की टिकट मिल चुकी थी देवेंद्र झाझड़िया को। उस समय तक 70 और 30 का रेसा था। राहुल कसवा क्योंकि अनुभवी नेता, पूरा अनुभवी परिवार यहाँ लोकसभा में थे, ये गैप था, देवेंद्र झाझड़िया को कमजोर आंका जा रहा था। उसके बाद में धीरे धीरे देवेंद्र झाझड़िया ने न की बराबरी की, बल्कि आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सट्टा मार्केट अब जमकर और खुलकर दाव खेल रहा है देवेंद्र झाझड़िया पर। तो क्या पीएम मोदी का उम्मीदवार यहाँ सेफ है? और राजस्थान की 25 सीटों पर क्या स्थितियां हैं दोस्तों, इसको लेकर हम आपको पूरी जानकारियां लगातार देते रहेंगे। आज 2 अप्रैल है और इसी प्रकार से 7 बजे का समाचार आप देखते रहिएगा। नई लेटेस्ट जानकारियां, अपडेट आपको चूरू लोकसभा की और गंगानगर लोकसभा की भी देते रहेंगे। गंगानगर लोकसभा में प्रियंका बेलान जो है, उनकी स्थिति में लगातार सुधार आ रहा है। तो यहाँ भी टिकट कटी थी निहाल सिंह की, तो निहाल चंद भी अब खुलकर बीजेपी के साथ आ चुके हैं। तो कुल मिला के रोचक मुकाबला है हमारे आसपास के लोकसभा क्षेत्रों का। और आज केजरीवाल को लेकर आज भी देश में बहस छिड़ी हुई है, अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो केजरीवाल को लेकर देश में है वो ये है कि क्या जेल से, तिहाड़ जेल से दिल्ली की सरकार चलेगी। इसको लेकर तरह तरह की बातें आपके दिमाग में भी प्रश्न होंगे इसको लेकर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।